आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने हाल ही में आरआरबी का एग्जाम दिया है, पर उन सारे स्टूडेंट के लिए जो किसी न किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करने से पहले अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि एग्जाम क्रैक करने के लिए, सिलेक्शन के लिए एक्यूरेसी और स्पीड ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके एडिशन में मैं और एक बात कहना चाहूंगा। इसके साथ में एक्यूरेसी और स्पीड के साथ में क्वेश्चन को लेकर, जैसे स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को लेकर हमारा अप्रोच कैसा है ये डिटरमाइन करता है, ये डिसाइड करता है कि हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में खास तौर पे हम यही देखेंगे। स्पीड और एक्यूरेसी तो खैर वो आ ही जाएगी, लेकिन साथ में हम ये देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अटेम्प्ट करने का हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, क्या टेक्निक या क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एजेस का ये सवाल अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो काफी समय लग जाएगा। यहां पर रेशो मेंशन किया है, इसलिए हम इसे रेशो की मदद से निपटा देंगे। देखिए यहां पर द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर कितना दिया है, 12:5 बोला। 12:5 में ये जो 12 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को और 5 जो है ये डॉटर को। आफ्टर 10 ईयर्स बोला, आफ्टर बोला इसलिए हम +10 करेंगे, बिफोर बोला रहता तो -10। मदर्स एज विल बी, मतलब जो मदर है उसकी एज कितनी हो जाएंगी बोला, ट्वाइस टू द एज ऑफ डॉटर। जो डॉटर है उसके ट्वाइस हो जाएंगी। तो जो मदर है उसकी एक्चुअल एज कितनी थी, 12 मतलब एक कॉमन मल्टीपल ले लेंगे x, ठीक है। लेकिन उसने कहा आफ्टर 10 ईयर्स, इसलिए हम +10 यहां पर कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये है ट्वाइस इनटू डॉटर की एज कितनी है 5, मतलब कॉमन मल्टीपल लेंगे तो 5x हो जाएगा और +10 हमें करना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स ऐसा कहा है, ठीक है। अब जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें x का आंसर मिलेगा। और x का आंसर मिलने के बाद ये जो मदर है, ठीक है, कितना है 12x, तो 12x में वैल्यू पुट करने के बाद मदर की एज मिलेगी। फिर डॉटर कितनी है 5x है, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमें 5x मतलब डॉटर का आंसर मिल जाएगा। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तब जाके हमें क्या होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है कि सम कितना है, इसका आंसर मिलेगा। अब इतना तामझाम करने के लिए हमारे पास एग्जाम में समय नहीं होता है, तो इसको रेशियो की मदद से कैसे निपटाया जाए। देखिए रेशियो में क्लियरली बोला है कि मदर और डॉटर जो है वो 12:5 है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि सम बोला, इसलिए मैं दोनों को प्लस कर दूंगा। तो दोनों को 12 और 5 को प्लस करते ही मुझे मिलेगा 17। अब बस मुझे ये चेक करना है कि ये जो सम यहां पर दिया है 4 ऑप्शन में, कौन सा नंबर ऐसा है जो 17 से डिविजिबल है। जो डिविजिबल होगा वही मेरा आंसर होगा। 17 के टेबल में 60 नहीं आता है, 75 भी नहीं आता, 65 भी नहीं आता, सिर्फ 85 आता है, मतलब 85 से डिवाइड हो जाएगा 17, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा 85, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह सम के बदले में डिफरेंस पूछा रहता तो मैं 12 - 5 किया रहता, ठीक है। मल्टीपल पूछा है या कुछ भी ऐसा पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग हम अटेम्प्ट किए रहते। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। यूनिट डिजिट फाइंड करने वाले सवाल अक्सर एग्जाम में परेशान करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गए तो ये सवाल सॉल्व करना बहुत आसान होता है। देखिए यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। यहाँ पर एक यहाँ पर नंबर्स दिए है, सबके कुछ ना कुछ पावर्स दिए। पहला रूल ये है, 0 का कितना भी पावर हम करेंगे तो लास्ट में हमें यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। 1 का कितना भी पावर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो इस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा 1 का कितना भी पावर तो मुझे 1 ही मिलेगा। इस रूल के हिसाब से 5 का कितना भी पावर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये दोनों हो गया नंबर खत्म। अब यहां देखिए, अब इस रूल से इसको सॉल्व करने से पहले इसे देखिए, जब कभी 4 का कुछ भी पावर होता है तो देखिए 4 का पावर n है। अगर दो ही केस हो सकते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर। इवन नंबर आया तो हमेशा 6 आएगा, ऑड नंबर आएगा तो 4 आएगा। यहाँ पे 6 मतलब इवन नंबर है तो हमें क्या मिलेगा यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। तो ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों रूल को छोड़कर, ये दोनों रूल को छोड़कर जो भी नंबर बच गए 0 to 9 में, उन सारे नंबर के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 कितना है, 3 121 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 121 है इसको हमेशा डिवाइड करेंगे 4 से। बस ये रूल याद रखना है, 4 से डिवाइड करना और रिमाइंडर फाइंड करना। तो हमें रिमाइंडर मिल गया 1, ठीक है। 120 में पूरा जाता है, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमें मिल गया 1। बस यहाँ 3 क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है। बस हो गया, इतना ही हमें करना है। 2 रिमाइंडर होता 2 लिखे रहते, 3 होता तो 3, 4 बचेगा नहीं, 4 से डिवाइड कर रहे तो 0 आएगा। तो बस इतना याद रखना है। 4 के केस में जब 4 रिमाइंडर आता है
तो 0 आता है रिमाइंडर, उस केस में हमें इसका पावर 4 लिखना है, बस इतना है। अब देखिए यहाँ 6 3 करेंगे तो 18, 18 मतलब 8 मिलेगा, 8 5 40 करेंगे और 40 मतलब क्या आएगा लास्ट में 0, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ 5 को अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता ही है, 5 6 30, और 0 मिल गया तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो इस हिसाब से भी बिना मल्टीप्लाई करे हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर सिस्टम का ये सवाल अगर ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो काफी समय लग जाएगा, तो चलिए ट्रिक से भी समझते हैं इसे। देखिए द सम कहा है टू नंबर्स का 25 है एंड द डिफरेंस इज 15, डिफरेंस 15 है कहा है। द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज, हमें नंबर्स का रेशियो फाइंड करना है, उसके पहले हमें नंबर्स क्या है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो दो नंबर्स हमें नहीं पता तो हम x और y ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें x जो है ग्रेटर नंबर है y से, ठीक है, दो नंबर ले लिए। अब कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, x प्लस वाई कितना होगा, ये 25 है बोला है, ठीक है। देन आगे कंडीशन में लिखा है दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई कितना है बोला है, यहाँ पे 15 है बोला। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब x का आंसर मिलेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा y का आंसर मिलेगा, इसी की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करने के बाद फिर ये दोनों नंबर मिलने के बाद फिर कैंसिल आउट करेंगे तब जाके हमें ये नंबर मिलेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब कभी आपसे सम और डिफरेंस ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है तो ग्रेटर नंबर हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस दोनों को ऐड कर दो, मतलब 25 प्लस क्या करो 15 कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब कितना आएगा ये 40 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आएगा 20, ठीक है, ये याद रखिए। स्मॉलर नंबर हमें फाइंड करना है तो बस वही दो नंबर लेना है, दोनों को माइनस करना है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करना है, माइनस करेंगे तो 10 आएगा, डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आएगा 5। अब बस हमें क्या करना है, अब रेशो पूछा है तो रेशो फाइंड कर लीजिए, ठीक है, या मल्टीपल पूछा है, ग्रेटर नंबर कौन सा पूछा है तो ग्रेटर नंबर बता दीजिए कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है ऐसा पूछा है तो स्मॉलर नंबर भी आ जाएगा। अब देखिए इसे रेशो फाइंड करने के लिए 5 1 जा और ये 5 4 जा मतलब 4/1, 4/1 मतलब 4:1, और ये हमारा ऑप्शन सी आंसर रहेगा करेक्ट। स्क्वायर रूट फाइंड करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका देखने वाले हैं। देखिए यहां नंबर एक दिया है 5776, ठीक है, नंबर्स लिखने के बाद सबसे पहले तो क्या कीजिए उसमें ऐसे स्प्लिट अप कर दीजिए, दो दो के ऐसे पेयर बना दीजिए, दो का फिर दो का, बचे वाले जो नंबर है ऐसे लिख देंगे अपना, ठीक है। अब इसमें हमें सिर्फ दो स्टेप करना है। पहला स्टेप ये जो ये नंबर है लास्ट वाला यूनिट डिजिट 6 जो है किसके स्क्वायर में मिलता है, तो मुझे पता है या तो 4 में मिलेगा या तो 6 में मिलेगा, मतलब 4 4 जा करूंगा 16 मतलब 6 आएगा, 6 6 जा 36 मतलब 6 आएगा। ये दो ही कंडीशन है जहां पे मुझे क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से मुझे समझ में आएगा मेरा यूनिट डिजिट 4 या 6 रहेगा करके। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए सारे ऑप्शन में 4 या 6 कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, ये 57 जो नंबर है ये वाला नंबर, ये नंबर किसके स्क्वायर से बड़ा है हमें ये चेक करना है। तो किसके स्क्वायर से बड़ा है, 8 8 जा 64 होता है, उससे बड़ा तो नहीं है तो उससे कम आ जाइए। 7 7 जा 49, 49 से जस्ट बड़ा है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 7 और इधर भी 7 लिख देंगे, ठीक है। अब मेरे पास ये दो ऑप्शन मिल गए 74 और 76, इन्हीं में से कोई ना कोई एक मेरा आंसर है, तो ये तो हो नहीं सकता मेरा 74 76, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब दोनों भी ऑप्शन में मुझे दे दिया, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, तो इसके बाद याद रखिए दोस्तों जो 7 आया था इसी का कॉन्सेक्यूटिव नंबर हमें लेना है। तो क्या है इसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर 8 रहता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 हो गया 56। अब मुझे बताइए ये 56 और ये 57 में से क्वेश्चन वाला नंबर अगर बड़ा है तो मेरा आंसर रहेगा 76 बड़ा वाला। अगर 56 और 57 में से क्वेश्चन वाला नंबर अगर छोटा रहता तो ये 74 छोटा नंबर मेरा आंसर रहता था। तो इस केस में 56 और 57 में 57 बड़ा है तो बड़ा आंसर मतलब 76 ये फाइनल आंसर होगा और ये नहीं होगा। इस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालना तो लगभग सभी को आता ही है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के एचसीएफ निकाल सके? चलिए देखते हैं। ये मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड, ये सभी को आता है। एक एक करके फैक्टर्स निकालो या तीनों नंबर्स को एक साथ निकालकर ऐसे फैक्टर्स निकालो, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सीखने की कोशिश करते हैं। याद रखिए एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर हो या डिवाइड करता हो, ठीक है। तो जब कभी भी एचसीएफ फाइंड करने के लिए आया तो ऑप्शन में नजर डालिए,
ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले सेलेक्ट कीजिए, उसको चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा नंबर 72 है और 72 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 9 8 72। अब बस हमें चेक ये करना है कि 72 के अगर ये फैक्टर्स है 9 और 8, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि 9 और 8 जो है इन नंबर्स को भी डिवाइड करते हैं। अगर ये कंप्लीटली इन नंबर्स को डिवाइड कर पाते ये नंबर, तो इसका HCF जो रहेगा वो 72 है। मान लीजिए 9 डिवाइड करता है 8 डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो इसका HCF जो है 72 नहीं होगा। हम इससे छोटा नंबर जो है 36 उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको चेक करेंगे, वो नहीं होगा देन उससे नीचे वाले नंबर। ठीक है, अब देखिए 9 से डिवाइड होता है यानी ये कैसे पता चलेगा, तो सम शुड बी डिविजिबल बाय 9, मतलब 4 + 4 + 1 9 होता है और 9 से डिवाइड होता है, ये भी हो जाएगा। 3 + 6 + 0 9 से डिवाइड हो जाएगा। 4 + 5 + 0 ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड होता है क्या चेक करो। 8 1 जा 8 होगा, यहाँ पे कितना 6 बचेगा 64, 8 8 जा 64, ये भी डिवाइड होगा। फिर यहाँ पर कितना 8 4 जा 32 होगा, 4 इधर आएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 8 6 जा कितना होता है 48 होगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा 2 इधर आएगा, 8 3 जा ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्लियरली हमें समझ में आ गया 72 के दो फैक्टर थे 9 और 8, दोनों भी इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा 72 रहेगा और यही हमारे क्वेश्चन का HCF होगा। अब आप सोचोगे कि सर 36 भी तो ऐसा नंबर है जो सभी नंबर को तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, क्योंकि 36 क्या फैक्टर होते हैं 9 4 जा 9 का तो हमने चेक कर लिया, 8 से डिवाइड कर रहा है मतलब ऑब्वियसली 4 से तो करेगा ही, तो 36 क्यों HCF नहीं है करके। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने कहा HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करता हो। तो इस लिस्ट में यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 72 है, तो बाकी नंबर डिवाइड कर भी पा रहे हैं तब भी वो हमारा HCF नहीं हो सकते, इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो है वो 72 ही रहेगा। अप्रोच हमें ऐसे ही करना है, HCF मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सेलेक्ट करके चेक करना पड़ेगा। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों LCM फाइंड करने का ट्रेडिशनल मेथड हम सभी को आता ही है। ठीक है, देखिए इस तरह से फाइंड करना हम सभी को बन जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ऑप्शन की मदद से डायरेक्ट LCM फाइंड कर ले। तो देखिए सबसे पहले तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको ध्यान से समझिए। लीस्ट मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो इन नंबर्स का, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए, इनका कॉमन मल्टीपल रहना चाहिए, वो छोटे से छोटा नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो भी ऑप्शन रहेंगे वो इनसे बड़ा नंबर रहेगा, मतलब सबसे इनमें छोटा कौन सा है 28 है, तो 28 से छोटा नंबर आंसर में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर तो वैसे 28 से सारे नंबर बड़े दिए, ठीक है, ये रूल याद रखिए आप, इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं अपन। दूसरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है, तो ऑप्शन में जो सबसे छोटा नंबर रहेगा हम उससे पहले सेलेक्ट करेंगे और उसको चेक करेंगे। तो पहला नंबर है हमारा 116, इसे चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए क्या रूल है वो देखिए, इनके जो फैक्टर्स है इनमें से फैक्टर्स ऐसे ढूंढिए जो इसको डिवाइड करते हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 7 है, 70 मतलब 7 10 है ना, 7 मिल रहा है हमें, तो ये 7 जो इनसे डिवाइड होते हैं क्या हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे होगा क्या 7 1 से 7 होगा, 4 बचेगा 46, 7 के टेबल में 46 नहीं आता, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए 28 है। 28 में क्या रहता है 7 4 जा 28, 4 है तो 4 से ये 2 0 कट हो जाएंगे, 80 ये भी कट हो जाएगा, 20 ये भी कट हो जाएगा, नहीं चेक कर सकते। 42 में हमें 3 एक फैक्टर मिलता है, देखिए 3 इंटू करेंगे हम कितना आएगा 3 1 जा और ये 3 4 जा, मतलब 14 3 जा करेंगे तब जाके हमें 42 मिलेगा, मतलब 3 उसमें एक फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑप्शन है मेरा वो 3 से डिवाइड होता ही है। अब देखिए ये लास्ट वाला ऑप्शन 700 है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये मेरा LCM हो ही नहीं सकता। 0 + 8 + 2 ये होता है 10, और 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं होगा। 0 + 2 + 4 ये होता है 6, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए मेरा LCM जो रहेगा ये 420 रहेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों कैसे चेक करना है। इनमें से कोई फैक्टर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो आप ये 7 से डिवाइड होता है ये नहीं चेक ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑप्शन देखकर ही समझ में आ रहा है ये सारे के सारे 7 से डिवाइड होते हैं।
4 से भी नहीं चेक करोगे क्योंकि हमें दिख ही रहा है 20, 80, 00, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट हिट इस पर जाना चाहिए। 42 में 3 छुपा हुआ है, उसका एक फैक्टर है, तो वो उससे डिवाइड होता है, यानी खाली हम ये चेक करेंगे और उससे से हमें पता चल जाएगा उसका एलसीएम है या नहीं है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। जब कभी एग्जाम में प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, तो एक्चुअल में एग्जामिनर मल्टीप्लाई करने नहीं बोल रहा है, वो हमें ये चेक करना चाहता है कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है या नहीं है। जैसे ये सब में देखिए, यहाँ प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, किसका मल्टीप्लाई करना है, 277 इंटू 323। अब सोचिए दोस्तों, अगर इस नंबर का मल्टीप्लाई हम करने चाहेंगे तो काफी समय लग जाएगा। हम लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट से भी नहीं जा सकते क्योंकि 7 3 21 होता है और सब में 7 1 1 दिया है, और यहाँ भी देखिए 7 7 भी दिख रहा है, मतलब कम से कम यहाँ 4 4 दिख रहा है, मतलब कम से कम हमें 4 डिजिट फाइंड करना पड़ेगा तब जाके हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 डिजिट सेम आ रहे हैं। चौथे डिजिट में हमें कंफर्म होगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है करके, ठीक है। तो इस केस में एक्चुअल में हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरा तरीका है, यूनिट डिजिट से भी नहीं जा सकते, मल्टीप्लाई तो खैर हम करेंगे नहीं, तो और एक तरीका हमारे पास रहता है डिजिटल सम। मतलब हमें क्या करना है, ये डिजिट का क्या करना है, जस्ट सम करना है और उस वे से हमें आंसर निकलना है। देखिए 7 प्लस ये 2 और 7 9 होता है, 9 को पहले काट दीजिए, ये बचा कितना 7, यहाँ 3 और 3 कितना 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, ठीक है। अब फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 सा कितना होता है 56। अब 56 को क्या करेंगे, फिर से सिंगल डिजिट बनाएंगे, तब तक ऐड करते रहना है जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिले। 6 प्लस 5 कितना होता है 11, 11 का मतलब क्या होता है 2, तो हमें लास्ट में कौन सा डिजिट मिला 2, तो इसका मतलब ये हो गया प्रोडक्ट में जो नंबर है उनका अगर मुझे डिजिटल सम 2 मिल रहा है, तो जो आंसर रहेगा उसमें भी मुझे जो भी आंसर रहेगा उसका डिजिटल सम 2 ही आएगा। तो देखिए कैसे, जो 9 है पहले उसे कैंसिल कर दीजिए, ये 9 कट कर दीजिए, 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 प्लस 4 कितना 20, 20 मतलब इसका यूनिट डिजिट मुझे 2 मिल रहा है, तो इसको रखिए थोड़ी देर के लिए, आगे चेक कीजिए, ये 8 प्लस 1 इसको कट कर दीजिए, ठीक है। 7 प्लस 4 कितना होता है 11, 11 प्लस 8 कितना होता है 19, 19 मतलब कितना आएगा 9 प्लस 1 10 होगा, 10 मतलब 1 आएगा इसका डिजिटल सम, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 2 आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, ये 9 पहली फुर्सत में से कट कर दीजिए, 7 प्लस 1 ये भी 9 होता है, इसको कट कर दीजिए, बचा यहाँ पे कितना 3। अब यहाँ देखिए ये 9 इसको उड़ा दीजिए पहले, 8 प्लस 1 ये 9 होता है, इसको ये भी कट गया, बचा कितना 3। तो मुझे ऑप्शन से समझ में आ गया कि यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना आ रहा है, सिंगल डिजिट यहाँ पे 2 मिल रहा है मुझे डिजिटल सम, तो ऑप्शन में भी मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। बिना मल्टीप्लाई करे डिजिटल सम से हम इसका आंसर बना सकते हैं। परसेंट अगर आपको आता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है। देखिए when 38 is added to, 38 क्या करना है, ऐड करना है, हमें किस में ऐड करना है, 30% ऑफ अ नंबर, नंबर नहीं पता तो x ले लेते हैं हम, द रिजल्ट इज 50, तो रिजल्ट कितना आएगा बोला 50। तो देखिए अब यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन जैसे बन गया यहाँ पर। अब खुद सोचिए आप कि 38 में मैं क्या जोड़ूंगा तो मुझे 50 मिलेगा, तो इसका आंसर है 12। इसका मतलब ये हो गया कि 30% ऑफ जो भी नंबर रहेगा वो 30% जो है वो 12 के बराबर रहेगा। तो देखिए यहाँ समझिए, अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 12 है ये 30% की वैल्यू है कि नहीं, और हमें पूछा है कि व्हाट इज द नंबर, मतलब नंबर हमेशा क्या रहेगा 100% रहेगा, तो 100% की वैल्यू कितनी है ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा और ये 3 4 जा हो जाएगा, और 4 10 जा कितना 40, और हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा 40। बिना सिंप्लीफाई करे डायरेक्ट यहाँ से आंसर आप उठा सकते हैं। डेसिमल वाले वो नंबर्स जिनके ऊपर बार लगा हुआ रहता है, मतलब रिकरिंग डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, और यहाँ पे एडिशन में 2 दिया है यहाँ पे नंबर्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस नंबर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर के ऊपर में मतलब 4 1 के ऊपर में बार है, 6 के ऊपर बार नहीं है, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो नंबर है एज इट इज पहले लिख लेते हैं हम 6 4 1, ठीक है, माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है,
मतलब 6 के ऊपर बार नहीं है तो वो नंबर माइनस कर दीजिए। अपॉन में जितने नंबर्स पे बार है उतने 9 लिखिए, तो यहाँ 9 लिख दी हमने। जितने नंबर्स पे बार नहीं है उतने जीरोस लिखिए। ठीक है, याद रखिए 2 नंबर पे बार था 41, इसलिए हमने 2 9 लिखा है, यहाँ पे डबल 9। सिर्फ सिंगल नंबर जो था जिसके ऊपर बार नहीं था इसलिए हमने सिंगल 0 लिखा है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा 635 आएगा, और अपॉन में ये 990। ठीक है, अब आगे देखिए ये प्लस है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके ये आ गया। इसे देखिए अभी जो रूल मैंने बताया था वही सेम रूल है, यहाँ दोनों के ऊपर बार है तो वो नंबर हम लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है। अपॉन में क्या लिखेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 यहाँ पर आएंगे, 0 लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के ऊपर है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो यहाँ 0 है तो हम इसे 0 बना लेते हैं ऐसा ऐड करके। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये 990 ये कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आएगा 833 कितना होगा 6 और ये 505। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम किससे, 5 से कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5 होगा। ठीक है, 4 इधर आएगा 49, तो 5 9 जा 45 होता है। ठीक है, 5 9 जा 45 हो गया, तो कितना बचा 4 इधर आया 40, 4 5 8 जा 40, तो 198 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन में कहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है बताना है हमें, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है, जब इसके फैक्टर्स या तो 2 और 5 बोथ होना चाहिए, ये बात याद रखिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये कब होगा, जब उसके फैक्टर 2 एंड 5 बोथ होने चाहिए। ठीक है, कोई भी एक रहेगा तो नहीं चलेगा, दोनों रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं ये नंबर हो नहीं सकता, जो नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का पावर है 7 है, 2 तो है 5 नहीं है, इसलिए ये वाला जो नंबर है ये हो नहीं सकता, तो हमारे ऑप्शन में ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। दूसरा 343 में लास्ट डिजिट हमारा 3 है, तो 2 हो नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, तो इसे भी कट कर लेते। अब ये दोनों में हमारा टाई हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए 7 और यहाँ पर 7 से कट कर लेते, से रिड्यूस कर लेते पहले, 7 1 जा और यहाँ पर कितना आएगा 7 3 जा 0 जा। अब देखिए यहाँ 11 अपॉन क्या आया 30 आया, और कंडीशन हमारी क्या थी 2 और 5 रहना चाहिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 तो है 5 भी है, लेकिन साथ में क्या आया 3 आया, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 ही ये दो फैक्टर रहना चाहिए। ठीक है, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो इस वजह से इस 3 की वजह से हमारा ये वाला भी 77/210 ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो फाइनली डी ऑप्शन बच गया, यही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे 15/600 है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल आउट करते हैं, 15 1 जा 15 4 जा और ये 0 जा। ठीक है, तो ऊपर 1 बचा नीचे 40 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आएगा 2 × 20 मतलब 2 2 जा 4 और 2 × 5। देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर कितना है, यहाँ पे 3 × 5 रेज़ टू पावर कितना है 1। ठीक है, मतलब 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए कंडीशन के हिसाब से टर्मिनेटिंग डेसिमल में सिर्फ 2 और 5 यही दो फैक्टर रहना चाहिए, दोनों, इसके अलावा और कोई नहीं रहना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी है। परसेंट फाइंड करने के लिए हर बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लॉजिकली भी सोचोगे तो इस तरह के सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज फ्रॉम 18,000 टू 22,500, मतलब 18,000 थे पहले, बाद में 22,500 हो गए। ठीक है, व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज, अगर सिर्फ कितना इंक्रीज हुआ ये पूछा रहता तो 18,000 से 22,500 हुए, मतलब 4,500 बढ़ गए, लेकिन उसने परसेंट पूछा है। तो देखिए कौन सा वाला इंक्रीज वाला पूछा है, इसलिए इंक्रीज कितना हुआ 4,500। ठीक है, 18,000 से 22,500 हुए, 4,500 बढ़ गए। ठीक है, कितने पर बढ़ गए, मतलब इनिशियल कितना था 18,000, तो उसे नीचे लिख लीजिए। ठीक है, परसेंट फाइंड करना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम 100 करेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये किससे होगा, 9 से कट कर सकते से, 9 2 जा 18 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9 9 5 जा 45 और ये 0 जा, ठीक है, 2 1 जा और ये 2 25। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 25। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हम इस तरह से भी जा सकते थे, देखिए जैसे यहां पर क्या लिखा था 4500 लिखा है और यहाँ पे 18,000 लिखा है, ठीक है। आप थोड़ा गौर से देखिए यहाँ पे, ठीक है, 18,000 जो है इसका 50% अगर मैं बात करूं, 50% कितना होता है, तो क्या जवाब रहेगा, 18,000 का 50% रहेगा 9,000, ठीक है। अब 50% का अगर मैं हाफ करता हूं तो कितना हो जाएगा 25%, तो इसका हाफ करने से कितना आएगा 4,500 आएगा, और यही है यहाँ पे, मतलब 25% आएगा। मतलब इस तरह से बिना मतलब ये कैलकुलेशन न करते हुए अगर हम थोड़ा लॉजिकली यहां सोचे तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का वो सवाल जिसमें इक्वल वर्ड मेंशन किया हुआ रहता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं देखिए। यहां देखिए द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम्स बोला है, इक्वल बोला है, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 आइटम्स। मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस किसका, 32 आइटम्स का, ये किसके बराबर है बोला है, 38 कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 आइटम्स, ठीक है। ये कंडीशन हमें दिया है। तो जब कभी इस तरह की कंडीशन आती है जिसमें इक्वल मेंशन किया हो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कुछ ना कुछ कंडीशन देकर, तो उस केस में हमें बस रेशियो निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा 38 अपॉन क्या बचा 32, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट प्राइस अगर 32 रुपए है, सेलिंग प्राइस अगर 38 रुपए है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट बोला है। तो देखिए आप सोचिए 32 रुपए की चीज को अगर 38 रुपए में बेच रहे हैं तो मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 रुपए का हो रहा है। तो बस यही फाइंड करना है हमें, 6 रुपए जो है 32 रुपए के पीछे कितना परसेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 से कट कर सकते हैं इसको, 2 3 जा और ये 2 कितना होता है 16 टाइम्स। 1/16 की वैल्यू अगर आपको पता है 1/16 की वैल्यू होती है 6.25। अगर ये वैल्यू आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। 1/16 की वैल्यू 6.25 होती है, मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 6 3 जा 18 समथिंग आंसर मेरा आएगा, और एक ही ऑप्शन में 18.75 ये मेरा आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल बिना फॉर्मूले से हम उड़ा देंगे। देखिए कैसे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी, टाइम पीरियड, एन भी ले सकते हैं, अपॉन क्या है 100 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ये आर टी जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, और ऊपर में बचा P और ये है 100। बस ये जो लॉजिक है अगर ये हमें क्लियर है तो फॉर्मूला लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे देखिए हमें पता है प्रिंसिपल हमेशा कितना रहता है 100% रहता है, मतलब ये जो 540 का अमाउंट है ये अपने आप में 100% है। सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे फाइंड करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास है 6 और ये टाइम पीरियड है मेरे पास 3.5, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 6 जा 18 और 0.5 के हिसाब से 3 हो जाएगा, तो 18 प्लस 3 21, मतलब ये जो रहेगा ये रहेगा मेरा 21, ठीक है। अब 21% मुझे निकालना है इस अमाउंट का, 540 का 21%, ठीक है। अब सोचिए इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा गौर कीजिए ऑप्शन पर, ठीक है। अगर मैं कहूं इसका 10% कितना होता है तो पॉइंट यहां लगेगा, सो 10% की वैल्यू कितनी होगी 54 होगी, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि 20% कितना होता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 20%, तो इसका भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे 108। अब 21 मतलब 108 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो 108 से थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन मेरा सिर्फ ऑप्शन ए है और यही मेरा आंसर होगा। एग्जैक्ट अगर आपको पता करना है दोस्तों तो देखिए 10% हमको समझ में आ गया, एक के बाद पॉइंट लगाना है, 20% मतलब 10 का डबल कर दो तो इसका भी डबल कर दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये हो गया 20%, अब मुझे 1% फाइंड करना है, तो यहाँ 10% होता है तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 1% मिलेगा, तो ये जो 1% है
इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये आ जाएगा 5.4, बस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 113.40। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इतना छोटा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता 13 पॉइंट। ठीक है, और ये काफी बड़ा हो जाएगा। सो अंदाज से हम निकाल सकते हैं 113 हमारा आंसर होगा। सिलेक्शन लेना है तो एवरेज की जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल टेक्निक है, उसे छोड़ना पड़ेगा और जो नया तरीका है, नई टेक्निक है, उसे अपनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये हमारा पुराना मेथड। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट, टोटल 35 स्टूडेंट है एक क्लास में, जिसका एवरेज कितना बोला है 15। तो देखिए एवरेज 15 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 हमने लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सम फाइंड कर लिया 525। आगे देखिए, व्हेन द टीचर्स एज इज आल्सो इंक्लूडेड, तो पहले टोटल 15 मेंबर्स थे, सॉरी टोटल पहले कितने थे 35 मेंबर थे, टीचर आने के बाद में और एक मेंबर बढ़ गया तो 35 से 36 हो गया। ठीक है, देन द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1 ईयर, तो एवरेज पहले 15 था, इंक्रीज बोला है किससे 1 से, तो 16 हो गया, 15 से 16। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द टीचर, तो हमें ये पता करना है कि जो नई टीचर या मेंबर इंक्लूड हुआ है उसका वेट या एज कितना है। इस तरह के ढेरों सवाल बनते हैं जिसमें एज या फिर वेट कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ता है, कोई ना कोई मेंबर आता है या फिर निकल जाता है। ठीक है, तो फिर से हमने इसी की तरह यहाँ पर सम यहाँ लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो आपको एज मिल जाएगा। लेकिन ये तो खैर छोटे नंबर थे 15, 35, इसलिए मल्टीप्लाई करके बन गया। मान लीजिए बड़े नंबर्स हैं, तब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते बैठेंगे तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले का या इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो आपका काम बन जाएगा। जैसे फाइंड द एज ऑफ द टीचर बोला है, मतलब एज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एज फाइंड करने के लिए जो भी न्यू मेंबर उसमें आया है या निकल गया, उसकी अगर एज हमें फाइंड करना है तो जो ओल्ड वाला एवरेज था वो हमें लिखना पड़ेगा पहले, उसमें या तो प्लस या तो माइनस करना पड़ेगा। इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो प्लस कीजिए, डिक्रीज हुआ तो माइनस कीजिए, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें टोटल मेंबर जो थे, फाइनल मेंबर जो थे उन वो कितने थे उनका मल्टीप्लाई। बस इतना सा फॉर्मूला हमें याद रखना है, इससे काम बच जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, एज हमें फाइंड करना है, ओल्ड एवरेज कितना था, तो हमें पता है ओल्ड एवरेज 15 था, तो यहाँ लिख लेते हैं 15। ठीक है, हमें पता है कि इंक्रीज हुआ है तो हम प्लस कर लेते हैं, कितने से इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस बाय 1 ईयर लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं 1। डिक्रीज हुआ रहता तो माइनस किए रहते 1। ठीक है, इनटू क्या करना है, एफएम मतलब क्या है, फाइनल मेंबर कितने हो गए, तो ऑलरेडी 35 स्टूडेंट थे, एक टीचर आ गई मतलब 36 स्टूडेंट हो गए, तो यहाँ लिख लेते हैं 36। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। सो 15 प्लस 36 अगर करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 51। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था 51। 51 यस, ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर है, एवरेज, सॉरी उस टीचर का एज। रेलवे का एग्जाम हो, ट्रेन वाले क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अ 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन, मतलब यहाँ पर ट्रेन का लेंथ हमारे पास गिवन है, पासेस थ्रू अ 235 मीटर लॉन्ग टनल, टनल का भी लेंथ हमारे पास है, कितने सेकंड में कितना टाइम पीरियड ले रही है, ये 48 सेकंड का, और हमें पूछा है स्पीड कितनी है बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बस दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक चीज याद रखना है, जब कभी भी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का लेंथ हमारे पास गिवन है और वो पास कर रही है या क्रॉस कर रही है किसी भी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या टनल को, तो उन दोनों के डिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे स्पीड फाइंड करने के लिए दोनों का डिस्टेंस, मतलब जो ट्रेन है उसका लेंथ कितना है 725 प्लस, ठीक है, जो दूसरा डिस्टेंस है यहाँ पे वो कितना है 235 मीटर, टनल का डिस्टेंस 235, इन दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा, और टाइम पीरियड कितना लगा 48 सेकेंड का। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 960 अपॉन 48। ठीक है, अब जो हमारे पास आंसर है ऑप्शन में, उसमें सारे आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में, और हमने जो फाइंड किया ये क्या है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मीटर से बड़ी यूनिट में हम जा रहे हैं किलोमीटर में, तो बड़े नंबर मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
अगर मान लीजिए किलोमीटर से छोटी यूनिट में आना है हमें, किलोमीटर बड़ी है उससे मीटर में आना है हमें, किलोमीटर से मीटर में, तो 5/18 करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। बड़े यूनिट में जा रहे तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, बस इतना ही याद रखना है। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे हम, तो देखिए कितना आता है। हमें पता है 48 का डबल होता है 96, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 48 वन जा 48 टू जा, ठीक है। तो ऊपर में कितना मिला हमें, यहाँ लिख लेता हूं मैं 20 इंटू 18 अपॉन 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 वन जा 5 फोर जा होगा, और 8 फोर जा 32 होता है, और 2 हमारे पास दो ऑप्शन है। तो देखिए 18 फोर जा कितना होता है 72। डायरेक्ट अगर आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तब भी हमारे पास 72 आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से स्पीड जो है 72 किलोमीटर है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, इन 5 आवर्स, 5 घंटे में 35 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में जा रही है। एंड रिटर्न्स इन, वापस आती है 7 आवर्स का टाइम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो रुके हुए पानी में बोट की स्पीड क्या है ये पता करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म्स है जिन्हें समझना जरूरी है। देखिए, ये स्पीड जो है दो तरह की होती है, एक स्पीड ऑफ द बोट होती है और एक स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होती है। तो स्पीड ऑफ द बोट जो है उसको मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसे मैं y कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। हमेशा स्पीड ऑफ बोट जो है x रहेगा, वो हम पहले लिखेंगे, और ये पीछे में मतलब बाद में लिखेंगे। ये ग्रेटर रहेंगी स्पीड ऑफ बोट हमेशा करंट, ये रिवर करंट या रिवर स्ट्रीम जो भी है उससे, ठीक है। अब दो तरह की स्पीड में रहेगी, दो तरह के डायरेक्शन में, एक डाउन स्ट्रीम मतलब इसे ढलान या इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ढलान में स्पीड जो है ज्यादा रहेगी, इसलिए हम यहाँ इसे प्लस करेंगे। और जो अपस्ट्रीम का मतलब है, मान के चलिए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब चढ़ाव समझिए, तो यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी मतलब माइनस, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही फॉर्मूले का हमें यूज करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम लेना है, तो डिस्टेंस हमारे पास है 35 किलोमीटर, ठीक है। कितना टाइम पीरियड लग रहा है उसके लिए, हमारे पास 5 आवर्स लग रहे हैं, तो 5 यहाँ नीचे लिख लो। इसे अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 7, ठीक है, याद रखिए। देन नेक्स्ट है कि रिटर्न जब हो रही है तो उसको 7 आवर्स लग रहे हैं। रिटर्न हो रही है मतलब डिस्टेंस जो है वो 35 ही रहेगा, ठीक है। अब रिटर्न होने के लिए 7 आवर्स लग रहे हैं, सही बात है। अब से मतलब चढ़ाव है तो उस समय में टाइम ज्यादा लगेगा 7 आवर्स। इससे कैंसिल आउट अगर हम करते तो हमारे पास आएगा 5, ठीक है। अब याद कीजिए दोस्तों, इसी के पहले वाले सम्स में भी हमने देखे थे, एक बार प्लस का वैल्यू है और एक बार माइनस वाला, मतलब डिफरेंस वाला। तो जो ग्रेटर है, ग्रेटर इसमें बोट है और ये स्मॉलर है ना। तो जब कभी भी ग्रेटर या फर्स्ट वैल्यू फाइंड करना है तो बस दोनों को प्लस कीजिए, ठीक है, दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइड बाय क्या कीजिए 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 + 5 होता है 12, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 6, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, मतलब स्पीड ऑफ बोट रहेगा 6, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है 6 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। मान लीजिए स्पीड ऑफ द बोट के बदले में स्पीड ऑफ द रिवर करंट या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऐसा पूछा रहता, तो सेम यहाँ तक करने के बाद हम क्या किए रहते, y फाइंड किए रहते। y कैसे फाइंड किए रहते, इन्हीं दोनों नंबर्स का क्या किए रहते, माइनस करके डिवाइड बाय 2 किए रहते, तो हमें आंसर मिल गया रहता। एवरेज वाले इस सवाल को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। देखिए कैसे, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का है, तो हमें हमारे पास इवन नंबर्स जो है 2, 4, 6 इस तरह के होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कौन से नंबर्स है वो, इसलिए अज्यूम कर लेते हैं कि पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, x + 2 रहेगा, तीसरा नंबर x + 4 रहेगा, और फिर नेक्स्ट नंबर रहेगा x + 6 रहेगा। कितने नंबर हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट नंबर रहेगा x + 8, ठीक है। इस तरह से 5 नंबर हमारे पास आ गए, और इनका एवरेज जो है, एवरेज मतलब 5 नंबर है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 5, और एवरेज कितना है बोला 40, तो हम यहाँ लिख देते हैं 40। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके हमें x का आंसर मिलेगा, और x का आंसर मिलने के बाद x हमें क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो x ही हमारा स्मॉलेस्ट है तो आ जाएगा आंसर।
अगर ग्रेटेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है, तो x प्लस 8, जो भी x का आंसर आएगा प्लस 8 कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से, इस मेथड से अगर हम जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और इससे तो सिलेक्शन होने से रहा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे दिमाग में सिर्फ ये रखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने नंबर है, टोटल 5। तो 5 में से पहला नंबर जो है, ठीक है, इधर 2 नंबर है और इधर 2 नंबर है, ठीक है, ऐसा समझिए टोटल 5 नंबर है। और ऐसा मान के चलिए सबका एवरेज क्या है, 40-40 है, मतलब ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40, 40, 40 है करके, ठीक है। अब देखिए गौर से समझिए, जो मिडल नंबर है वो एवरेज मतलब सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन वैल्यू मतलब बीच वाले नंबर के, तो इधर जो होगा वो क्या होगा, इवन नंबर है, इसलिए 2 से कम होगा। ये इससे कम होगा तो ये आएगा 38, इससे 2 कम होगा तो ये क्या होगा 36। और यहाँ पर बढ़ जाएगा नंबर, कितने से बढ़ेगा, 2 से। 2 से ही क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इवन नंबर है। जब भी इवन या ऑड नंबर कहा तो 2 से बढ़ाना है, नेचुरल नंबर बोलेगा तो 1 से बढ़ाएंगे। तो ये 40 है तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 44। अब सवाल कुछ भी पूछा हो, हमें पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 36। अगर पूछा होता है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है तो 44 हमारा आंसर होता था। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 36, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। तो इस कॉन्सेप्ट से, इस तरीके से डायरेक्ट बिना ये ऐसा इक्वेशन फॉर्म किए फाइंड कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये सवाल कम से कम समय में निपटाने की कोशिश करेंगे। देखिए, if 6, 18, 39 एंड x आर इन प्रपोर्शन, यहाँ पर सिर्फ प्रपोर्शन में ऐसा कहा है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन वगैरह ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें पूछा है, तो इसे लिखने का तरीका देखिए दोस्तों। यहाँ पर हम लिखेंगे 6/18 इज इक्वल टू 39/x। इसी सीक्वेंस में हमको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ। और हमें पूछा है x की वैल्यू, कभी कभी x के वैल्यू के जगह फोर्थ प्रपोर्शन ऐसा पूछता है तो बात एक ही है। और ये x जरूरी नहीं है कि यहाँ इस पोजीशन पर है, इधर इधर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर उसकी पोजीशन रहेंगे वैसा ही यहाँ पर प्लेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब हमें पूछा है x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x इंटू क्या करना पड़ेगा 6 इज इक्वल टू क्या होगा 18 इंटू कितना होगा 39। फिर इसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 18 इंटू 39 अपॉन क्या होगा 6। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके x का आंसर मिलेगा। बट कोई और तरीका भी है क्या जिससे बिना सॉल्व करे, बिना ये कैलकुलेट करे आंसर आ जाएगा? हाँ, देखिए यहाँ पर 6 का कितने टाइम्स है 18, तो कहोगे 3 टाइम्स है, 6 3 18। तो सिमिलरली ये नंबर भी इसका क्या होगा 3 टाइम्स ही होगा, ठीक है। अब सोच के देखिए, अब इसका 3 टाइम्स होगा तो कौन सा नंबर होना चाहिए, यूनिट डिजिट सबके अलग है तो यूनिट डिजिट से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ 9 3 अगर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। 9 3 27 होता है, 27 मतलब 7, और 7 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन 117, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। रेशियो वाले इस सवाल में जहां पर A:B:C ऐसा पूछा गया, मतलब तीनों रेशियो हमें पूछे गए हो और यहाँ कुछ कंडीशन दिया है, तब क्या करना पड़ेगा। तो देखिए या 1/3 ऑफ A इज इक्वल टू 3/4 ऑफ B, 1/6 ऑफ C, ये तीनों भी इक्वल दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 नहीं होता तो A का रेशियो 3 हुआ रहता, B का रेशियो 4 और C का रेशियो 6, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 आने की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 है, इधर 1 है, इधर 1 है, एलसीएम कितना 3 होगा, तो जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनको सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसे भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी करते हैं, ठीक है, और इसे भी 3 से होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा देखिए, ये हो जाएगा A/9, 3 3 9 होता है और A1 A हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3 से ये 3 कट जाएगा, सो B अपॉन क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू C1 C हो जाएगा और 6 3 कितना होगा 18। तो इससे समझ में आ गया हमको A:B:C जो है ये 9:4:18 होगा। अब इनमें किसी में भी कैंसिलेशन नहीं होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, इसलिए हमारा ये फाइनल आंसर होगा। और ये कौन से ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है,
9:4:18 ऑप्शन सी में, इसलिए ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। जब कभी भी दो क्वांटिटी गिवन होती है और एक मिडल वाली क्वांटिटी भी दी हुई होती है, उस सारे सवाल में एलिगेशन अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही आसानी से सवाल बन जाते हैं। देखिए यहां पर बोला गया राइस ऑफ क्वालिटी ए एंड बी, दो क्वालिटी की राइस है हमारे पास, एक का कॉस्ट 35 है बोला है, ठीक है, पर केजी, और दूसरे का 65 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आप मिक्स, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन वाला सवाल है। द न्यू एवरेज वैल्यू ऑफ द मिक्सचर इज 50। अब गौर से देखिए, जब कभी भी ये उन दोनों की मीन वैल्यू मतलब मिडल वाला कोई एक वैल्यू रहेगा, तो उस केस में, उन सारे केसेस में हम एलिगेशन अप्लाई करके बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास दिया है कि 35 वाला एक था राइस ए बोलो, ठीक है, ए क्वालिटी का। बी क्वालिटी वाला जो है वो है 65 का था, यहां दिया है, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर से हमने एक नया वाला राइस बनाए जो कितना था, 50 है ना, हाँ 50 पर केजी का था, ठीक है। तो हमें पूछा है कि ये जो 50 केजी वाला है, इसमें ए और बी का कितना रेशो जो है मिक्स हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है हमें और वैल्यू यहां लिखना है। तो 50 में से 35 जाएगा तो यहां लिख दीजिए, 15 बचेगा। इन दोनों को माइनस कीजिए, 65 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहां लिख दीजिए 15, ठीक है। अब सवाल के हिसाब से हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, द रेशो पूछा है हमें यहाँ पे, देखिए तो रेशो ये मिल गया, यहाँ पर दोनों भी सेम है इसलिए 1 जा और ये 1 जा, मतलब 1:1 का रेशो हमें मिलेगा, और जो कि हमारे ऑप्शन सी में है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। टाइम एंड वर्क वाले इस तरह के सवाल आज के बाद से बहुत इजी लगने लगेंगे। देखिए, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, तो ए नाम का एक बंदा है जो 8 दिन में कोई काम करता है, ठीक है, 8 days में, ठीक है। देन उसके बाद लिखा है बी कैन डू इट इन 10 days। अब वही जो सेम काम है उसको बी करने के लिए कितने दिन लेता है, 10 दिन लेता है। सी कैन डू इट इन 20 days, और सी से अगर वही काम करवाएंगे तो वो 20 दिन लेगा, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर डू द सेम वर्क, अगर वही काम हमको ए बी और सी तीनों से मिलकर करवाना है तो कितने डेज लगेंगे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सोचिए दोस्तों, अब ऑप्शन हमारे पास जो भी हो, कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी चीज, अगर ए को 8 लग रहे, बी को 10, सी को अगर 20 लग रहे, अब तीनों मिलकर करेंगे तो जो छोटा नंबर रहेगा उससे भी कम डेज आंसर में रहना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास जिस तरह से, मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन 8 से ज्यादा रहते थे तो वो आंसर जो ऑप्शन जो एलिमिनेट हो गए रहते। क्यों, क्योंकि अगर अकेला बंदा 8 दिन में कर रहा तो तीनों मिलके करेंगे तो ऑब्वियसली कम ही लगेंगे। तो 8 या 8 से ज्यादा जो भी नंबर रहेंगे उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। अब इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम आगे देखते क्या करना है। अब इस तरह के सवाल करने के लिए हमें एक वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब टोटल वर्क लेना पड़ेगा, ठीक है, टोटल वर्क हमें लेना पड़ेगा। अब ये वर्क हम 1 भी ले सकते हैं या तो 100 भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए एक ऐसा नंबर लीजिए जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 8, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा, ठीक है। अब 40 होगा तो ए को कितना है, इसकी एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। अगर 8 दिन लगते हैं एक काम करने के लिए, तो ये काम करने के लिए एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो सी की एफिशिएंसी आ गई कितना, 2, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए को 8 दिन लग रहे हैं, ठीक है, बी को कितना दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, और सी को कितना दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये 5 जो है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, उससे कम एफिशिएंट क्या है, 4 है, देन क्या है, 2 है, ठीक है। अब हमें क्या करवाना है, काम है हमारे पास 40, ठीक है। देखिए काम हमारे पास 40 है, तीनों से करवाना है तो तीनों की एफिशिएंसी जो है उसको ऐड कर लो, 5 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, ये 11 से इसे डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। अब 11 कितने टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स ही जाएगा, और 3 एक ही जगह पर है, ऑप्शन यहाँ पर ये आएगा। देखिए 11 3 = 33 होता है, 7 बच जाएगा, 11 नीचे आएगा, हमारा आंसर ऑप्शन ए रहेगा। इस तरह से हमें करना पड़ेगा। पाइप्स एंड सिस्टम के
सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसको हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पाइप वन कैन एम्प्टी अ टैंक इन 6 आवर्स, मतलब सेम वही बात होगी। पाइप वन है जो किसी टैंक को एम्प्टी करने का काम करता है, 6 घंटे का टाइम लेता है। टाइम एंड वर्क की तरह ये सेम क्वेश्चन है। वाइल पाइप टू कैन डू सो इन 18 आवर्स, पाइप टू को कितना टाइम लग रहा है? 18 आवर्स। एक को 6 घंटे, एक को 18 घंटे लग रहे हैं। इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर, दोनों को साथ में मिलकर अगर हम कर देंगे चालू तो क्या होगा? कितने, हाउ मच टाइम दे विल एम्प्टी द फुल टैंक, फुल टैंक जो है उसको एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। तो सिंपल है, पाइप वन है और हमारे पास पाइप टू है, ठीक है। पाइप वन को जो है वो हमें 6 आवर्स लग रहे हैं और पाइप टू जो है उसको लग रहे हैं 18 आवर्स। तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे कॉन्सेप्ट है हमारा, उसमें क्या करते हैं हम, ये दोनों का क्या कर लेते हैं, एक वर्क हम फाइंड कर लेते हैं। वर्क मतलब 100 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो 6 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम हमने निकाल लिया 18 जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा और यही हमारा टोटल वर्क रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो पाइप वन है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएंगी, तो दोनों को डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब ये हो गया 3 जो है पाइप वन है, मतलब उसकी एफिशिएंसी 3 है, मतलब 3 गुना ज्यादा तेजी से वो काम करता है। और पाइप टू जो है वो 1 है, मतलब 1 टाइम वो एफिशिएंट है उतना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमें काम दोनों से करवाना है, ठीक है। मतलब टोटल काम हमारे पास है 18, दोनों से करवाना है पाइप वन और पाइप टू। तो 3 और 1 इनकी एफिशिएंसी है, 3 + 1 हम यहाँ लिख देते हैं। सो 18 अपॉन क्या होगा, ये 4 होगा। तो 18 अपॉन 4 का मतलब कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे 2 2 जा और ये 2 9 जा और 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 आंसर आएगा। और यही हमारा ऑप्शन डी जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ चीजें जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे देखिए इसमें क्लियरली मेंशन किया है पाइप वन जो है उसको टोटल 6 आवर्स लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और पाइप टू को 18 घंटे लग रहे हैं और दोनों से काम करवाना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पाइप वन अकेला 6 घंटे ले रहा है, मिलकर काम करेगा तो 6 से कम घंटे उसको लगेंगे। मतलब मेरा आंसर ये वाला और ये वाला कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 आवर्स 9 आवर्स कभी हो ही नहीं सकते। अकेला 6 घंटे ले रहा है, दोनों मिलके तो कम ही होंगे ऑब्वियसली, इसलिए ये दो आंसर हो ही नहीं सकते। ये दोनों के लिए आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर अगर 6 लिखा होता तो 6 भी नहीं होता था, वो भी एलिमिनेट हो गया रहता, बिना कुछ सॉल्व करे मेरा आंसर आ गया रहता। तो ये भी अप्रोच आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल बिना फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो फॉर्मूला अप्लाई करके ट्रेडिशनल मेथड जो है उससे आंसर इस तरह से आएगा। देखिए, ये हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ब्रैकेट में n मतलब जो टाइम पीरियड रहता है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए। हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब n हमें फाइंड करना है। अ सम ऑफ रुपीज 10,000 मतलब प्रिंसिपल जो है 10,000 का है, बिकम्स 13,310 मतलब इतना अमाउंट बन जाएगा एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एनुअली अगर कंपाउंड कर रहे हैं तो कितने साल में जो अमाउंट है 10,000 का वो इतना बन जाएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लिख लिए, वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो 10 1 + 1 11/10 आ गया। 10,000 जो इसके नीचे आ गया, हमें पता है ये 11 का क्यूब होता है, 10,000 मतलब 10 का क्यूब होता है, ठीक है। अब दोनों के जो बेस सेम है तो पावर जो है इक्वल हो जाएगी। इंडाइसिस के रूल से ये आ जाएगा आंसर। अगर ये पता है तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर मान लो ये आपको पता नहीं है तो फंस जाओगे यहाँ पर। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है जिसमें आप डायरेक्टली सोच सकते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा गौर कीजिए, 10,000 से 13,000 समथिंग एक अमाउंट बना, तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 3,310 इतने रुपए जो है वो बढ़ गए, मतलब इतने रुपए हमको मिले, इतने इंटरेस्ट लग गए हैं, ठीक है। अब सोचिए, ये 3,310 रुपए मिले हैं कितने पे? 10,000 पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो सोच के देखिए, 10,000 का अगर मैं 10% निकालू, 10%, तो कितना आंसर आएगा? 1,000। मतलब 1 साल का 1,000 आया, 2 साल का 2,000, 3 साल का 3,000, तो हो गया 3 साल में आ गया 3,000 समथिंग मेरा आंसर।
अब आप सोचोगे सर 3000 समथिंग है करके, हाँ तो सोचिए ना, ये 10% जो है, मैंने तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगता है तो थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा, तो ये 310 जो है वो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगकर जो थोड़ा बढ़ गया वो अमाउंट है। 4 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैं 10,000 पे 10% निकाल रहा हूं तो 1000 आ रहा है, तो 4 साल के लिए निकालूंगा तो 4000 आएगा, जो इससे बहुत बढ़ जाएगा। 3 से छोटा नंबर 2 है, मैं 2000 भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता 2 साल के लिए? क्योंकि 1 साल का 1000, 2 साल का 2000, और ये 3000 से ज्यादा है, इसलिए मुझे उसी के नियर अबाउट, मतलब उसके पास वाला एक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सिर्फ देख कर ही आप 10,000 से 13,000 हुआ, मतलब 3,000 बढ़ा, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल का 1,000 होता है, तो 3 साल का 3,000, ऐसे अंदाजन आप कैलकुलेट करके भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ये सब कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल पर भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, इफ द नंबर, ये इतना बड़ा नंबर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक p वैल्यू यहाँ पर लिखा है, इज डिविजिबल बाय 132 बोला है, ठीक है, मतलब 633 और यहाँ पर एक वैल्यू p दे दिया है, ठीक है, बोला इसको डिवाइड करो 132 से। अब देखिए 132 का टेबल हमें आता नहीं है, ठीक है, और अगर टेबल बनाने में जाएंगे तो इतना टाइम नहीं है कि इतने लंबे चौड़े नंबर का हम डिवीजन कर पाए। तो इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए 132 का मतलब हमें पता है इसके फैक्टर्स होते हैं 11 इंटू 12, ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे हमें ये समझ में आ गया, अगर ये नंबर 11 और 12 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं 4 इंटू 3 तो हमें समझ में आ गया कि ये पूरा जो नंबर है 11 से, 4 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए, होगा ही, ठीक है, तो उसके हिसाब से p की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इनमें सबसे, कभी भी जब इस तरह के नंबर आते हैं, सबसे पहले आप टारगेट कीजिए 3 पर, 3, 9 इस तरह के नंबर को आप चेक कीजिए। तो 3 देखिए यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 3 के टेबल में आना चाहिए, तो ये भी आ जाता है, ये भी आता 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 है। अब यहाँ पर क्या रहना चाहिए जिससे 3 से कट जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 3, ठीक है, एक ऑप्शन सोच लेते हैं 3 है क्या ऑप्शन में, हाँ, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 33, ठीक है, p यहाँ p के जगह पे 3 लिख दूंगा तो लास्ट 2 डिजिट मेरे बन जाएंगे 33 बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने 3 लिया 33 बन गया, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 33 नहीं आता, इसलिए मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे कौन सा आंसर लेना पड़ेगा, 4 और 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप सोचिए यहाँ पे, यहाँ नंबर कैसा आना चाहिए, p के जगह पे 3 या 3 के मल्टीपल में ही आना चाहिए, ठीक है, और 3 का मल्टीपल 4 और 2 ये दोनों भी नहीं है, तो ये कैंसिल वैसे ही हो गए। 3 जो था वो इसमें ले सकते थे, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, तो 3 भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास 6 अगर मैं लेता हूं तो ये बन जाएगा 36, और ये 36 जो है 3 से भी कट हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और ये पूरा नंबर 11 से कट हो ही जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन अपने पास बचा है। इस तरह से ये ऑप्शन डी जो है 6, यही हमारा आंसर होगा। लैडर फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर हमें ट्रिक पता है तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो उससे सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है। जैसे देखिए इस पैटर्न को समझिए, जब कभी भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसा दिया रहा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम एक्चुअल मेथड में या ट्रेडिशनल मेथड जो उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहले यहां पर सॉल्व करेंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे, फिर इससे सॉल्व करेंगे, तो इससे काफी सारा टाइम लग जाएगा और इससे सिलेक्शन होने से रहा। तो बेस्ट तरीका यह है कि ये जो नंबर है लास्ट में जो है वो 25 पहले लिख लीजिए, यहाँ पे 25, ठीक है। अब काउंट कीजिए कितने बार प्लस है, 1 2 3 4 5 टाइम्स प्लस है, तो 5 बार हमें ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करना पड़ेगा वो तरीका देखिए, 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 प्लस 5 करेंगे तो आएगा 12, 12 प्लस 7 करेंगे तो आएगा 19, 19 प्लस 12 अगर हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा 31, ठीक है। अब 31 प्लस 90 करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको 50, ठीक है। बस हो गया 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार हमने कर लिए। 6 बार दिया तो 6 बार कीजिए, जितने बार दिया उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो गया आंसर हमारा, जो लास्ट नंबर है वो उसे लिख लीजिए, उसके अपॉन में जस्ट उसके पहले वाला नंबर लिखिए और यही हमारा आंसर होगा, और यह है हमारा ऑप्शन ए 50/31।
दोस्तों इस तरह से भी एग्जाम में सवाल बनते हैं कि कोई एक नंबर है या कोई एक वैल्यू है जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना था लेकिन कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे जो चेंज हुआ वो परसेंट चेंज जो है वो फाइंड करे करके। देखिए यहाँ राम मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। अब उसे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन इसके बदले में उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, तो पूछा है कि परसेंटेज चेंज जो हुआ उसके रिजल्ट में वो पता करो करके। तो देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम नंबर को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, 100 अज्यूम कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट तरीका रहता है ये दोनों का एलसीएम जो है उसे अज्यूम कर लो। ठीक है, तो एलसीएम से अज्यूम करो या फिर डायरेक्ट नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, तब भी एक ही बात है। अगर मान लीजिए मैं सिंपली नंबर लेता हूं 3/5 और यहां पर क्या लेता हूं 5/3, ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। 3 3 जा होता है 9, 5 5 जा होता है 25। तो समझ में आ गया 25 जो है और ये 19 जो है, तो कितने का चेंज आया है, -16, 16 का चेंज आया है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए 16 का चेंज आया। कितने पर चेंज आया, 25 पर आया, और परसेंट फाइंड करना है इसलिए इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब 25 1 जा, ये 4 जा हो जाएगा, 16 4 जा 64 होता है, जो कि ऑप्शन हमारा बी है 64%। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। हम इसे क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, सेम वही तरीका रहेगा इसका, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। यहाँ 5 है, इधर 3 है, तो 15 एलसीएम लेकर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 5 ले लीजिए, इंटू 15 यहाँ करेंगे, और ठीक है यहाँ पे 5/3 ले लेंगे, इसको भी इंटू क्या करेंगे 15। वो नंबर नहीं पता तो हमने अपने मन से 15 ऐसा अज्यूम कर लिए एलसीएम दोनों का। तो जब हम कैंसल आउट करेंगे तो 5 1 जा 5 3 जा हो जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा हो जाएगा। सो घूम फिर के बात वही आ जाएगी, 3 3 जा 9 और ये 5 5 जा 25 आ जाएगा। तो ये दो हमें नंबर पता चल गए। 25 से होना था 9 से हो गया, तो कितने का गैप आया, 16 का गैप आया। सेम वही मेथड, 16 का गैप आया कितने पर, 25 पर, परसेंट फाइंड करना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से 64%। कोई भी तरीका अपना आंसर वही आएगा। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। अ शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस मतलब होता है एमपी, ठीक है, ऑफ एन आइटम 45% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस हम हमेशा लेते हैं 100%, ठीक है। अब मार्क प्राइस उसने कहा है कि 45% अबव बोला है, मतलब 145 हो गई, ठीक है। कॉस्ट प्राइस वो वस्तु का जो क्रय मूल्य सीपी है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो एमपी मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया 145, 45% अबव है बोला, इसीलिए द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 16%। मतलब वो वस्तु जो है, जो भी आइटम है, उसको कितने में बेचा जाए कि हमको 16% का जो है गेन होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। 100 की वो चीज है, अगर सेलिंग प्राइस जो है 16%, अगर हमको प्रॉफिट कमाना है तो उसको बेचना पड़ेगा हमको 116 में, ठीक है, 16% ज्यादा में। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस इतनी हम बताएंगे, उसके ऊपर एमआरपी रहेगा, उसको बेचेंगे 116 में, तब भी हमें कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, 16% का। तो सवाल ये पूछा है कि 16% प्रॉफिट होने के लिए उसको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा। तो देखिए ये प्राइस है, इतने में दे रहे हैं, तो कितने का गैप है ये दोनों का गैप, तो 29 का गैप है, कितने पर, 145 पर है, ठीक है। और परसेंट फाइंड करना है इसलिए इनटू क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 5, तो ये मेरे ख्याल से 5 टाइम्स है, ठीक है। देखिए 29 इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे, तो 5 9 जा 45, 5 4 5 2 जा 10 और 4 14, हाँ ये 5 टाइम्स है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 5 0 जा, मतलब 20% हमारा आंसर है, जो 20% का हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब जाके हमें 16% का प्रॉफिट मिलेगा। एग्जाम में कई बार ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ज्योमेट्री मतलब फॉर्मूला हमें लर्न करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर हमें पता है इस तरह से एक फिगर रहता है सिलेंडर, ठीक है, जिसमें क्या बोला, हुज डायमीटर, मतलब ये पूरा डायमीटर जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, कितना दिया है बोला 14, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 7 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला हाइट इज 24 मीटर, तो ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक की h, ये दिया है 24 मीटर, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो इसका फॉर्मूला रहता है
2 पाई आर एच। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बस, अब करना क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 इंटू आर हमारे पास है 7 इंटू एच कितना है 24। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा 7 7। अब ये तीनों नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा फाइनल आंसर। ठीक है, हम यूनिट डिजिट से कोशिश करते हैं जाने की। तो देखिए 4 2 जा होता है 8, 8 2 जा होता है 16, 16 मतलब 6, 6 हमारे पास दो ऑप्शन है, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा ये कहना है, आप सोचिए थोड़ा, हमारे पास हमको ये पता है कि इस फॉर्मूले में पाई है, पाई मतलब 22/7, 22 का मतलब उसमें 11 छुपा हुआ है, इसका मतलब ये है 11 मेरे ऑप्शन में रहेगा, 11 से वो नंबर डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ऑप्शन वो चेक करूंगा जो 11 से डिवाइड होता है, और वही मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ये दो नंबर्स को ऐड करो कितना होता है 5। ठीक है, ये दो नंबर्स को ऐड करो कितना होता है 7, दोनों को माइनस करने से 11 या 0 या 11 का मल्टीपल आता है क्या, तो नहीं आता है, इसलिए ये आंसर मेरा हो नहीं सकता ये वाला। ठीक है, दूसरा 6 प्लस 0 कितना होगा 6, 5 प्लस 1 कितना होगा 6। ठीक है, तो ये दोनों को करने के बाद माइनस करके हमारा आंसर 0 आ रहा है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 या 11 का मल्टीपल, तो इसके चांसेस है, इसको थोड़ा माइंड में रखो। आगे देखो 0 प्लस 5 कितना होता है 5 होगा, और 6 प्लस 1 कितना होगा 7, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 6 प्लस 5 कितना होता है 11 होगा, माइनस 1 प्लस 0 कितना 1, मतलब ये 10 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमें 0 दे रहा है, तो कंडीशन भी यही है, 0 मिलना चाहिए या 11 या 11 का मल्टीपल, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब मेरा ये कहना है दोस्तों, मान लीजिए समय पर आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है उसमें आप कंफ्यूज हो गए या नहीं आया, तो लॉजिकली थोड़ा सोच कर देखिए कि उसने क्वेश्चन में यहाँ पर पाई की वैल्यू दिया है, पाई की वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये है पाई का यूज हुआ ही होगा, भले हमें फॉर्मूला नहीं पता, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, एच है, क्यूब है, क्या है नहीं पता, बस इतना पता है हमें पाई की वैल्यू दिया है, मतलब पाई का यूज होगा, और पाई का यूज होगा तो उसके अंदर में 11 छुपा हुआ है, मतलब मेरा आंसर जो भी रहेगा वो 11 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर हमें फॉर्मूला आता भी नहीं है, लेकिन ये लॉजिक का यूज करेंगे तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। मल्टीपल स्क्वायर रूट वाले सम्स में बहुत सारे टाइप होते हैं, ये वाला टाइप समझिए, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट में नंबर दिया है, फिर उसमें स्क्वायर रूट दिया है, फिर प्लस नंबर नंबर ऐसे अलग दिया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं दिया है, डैश डैश या इन्फिनिटी तक नहीं है, लिमिटेड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो लास्ट नंबर है वहां से स्टार्ट करना है हमको। 225 हमें पता है किसका होता है 15 का, बस ये 15 जो है इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 169, और 169 किसका रहता है 13 का, और 13 फिर इसमें ऐड कर देंगे, तो 13 जैसे ही इसमें ऐड हो जाएगा 8 में, तो ये आ जाएगा 121। सो स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना आंसर आता है 11। फिर ये जो 11 है ये वाला इसमें ऐड कर देंगे, सो 11 25 में ऐड हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 बन जाएगा, और 36 का क्या होता है 6 होता है, और फिर ये 6 ये 10 में ऐड कर देंगे तो 16 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4। आखिरी में फाइनली हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, और जिसका आंसर होता है 4, और 4 हमारे पास ऑप्शन ए में है। ट्रेन वाला ये सवाल ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड, मतलब मान लीजिए एक पोल है, ठीक है, इस पोल को 15 सेकेंड में एक ट्रेन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, इस पोल को 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये है क्रॉस करने के लिए, इस पोल को क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, वो ट्रेन जितनी लंबी है उतना ही डिस्टेंस, उतने ही लेंथ का डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ रहा है। ये पहला पॉइंट याद रखिए। सेकेंड केस है एंड 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, और इसे क्रॉस करने में 25 सेकेंड लग रहे हैं,
ठीक है, 25 सेकंड लग रहे हैं। फिर से वही ट्रेन ले लीजिए यहां पर, ठीक है। अब इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, फिर से समझिए, पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 15 सेकंड लग रहे हैं और प्लेटफॉर्म को जो कि 100 मीटर का है उसको क्रॉस करने के लिए 25 सेकंड लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी ही लेंथ का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन केस 2 में यहां पर प्लेटफॉर्म का तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसके साथ में ट्रेन जितनी लंबी है उतना भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है यहां पर दोनों का डिस्टेंस प्लस होगा और यहां पर सिर्फ एक ही का, सिर्फ इसका डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों की स्पीड सेम है, केस 1 और केस 2 की, ठीक है। फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और इधर भी रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस हमारे पास ट्रेन डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लेंथ, ठीक है, वो हमें नहीं पता और वही हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हम ले लेते हैं x ले लेते हैं और इसको कवर करने के लिए उसको लग रहा है 15 सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में जो डिस्टेंस है मतलब दोनों के लेंथ को अपने को प्लस करना पड़ेगा। सो 100 प्लस x, ट्रेन की लेंथ को x कंसिडर किए थे ना, दोनों को प्लस करना पड़ेगा और टाइम कितना लग रहा है इसे 25। अब दोस्तों इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन इसे ऑप्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए एक ऐसा नंबर लीजिए जो 15 से कटता हो, तो 15 से कटने वाला यहां पर एक ही नंबर दिख रहा है, ठीक है, 150। तो हम उसे ले लेते हैं और चेक करते हैं, अगर 150 नहीं आया देन दूसरा नंबर हम लेकर चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए x की जगह पर हमने यहाँ पर 150 लिया, सो 150 अपॉन ये 15 करते हैं तो कैंसिल आउट होके मिलेगा मुझे 10, लेफ्ट साइड में मुझे 10 मिला। अब देखिए यहाँ पे 100 प्लस 150, x मतलब 150 लिए ना, तो 150 को प्लस करेंगे तो ये आंसर कितना मिलेगा 250 और डिवाइड बाय कितना करना है ये 25, इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना मिलेगा 10 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट और राइट साइड जो दोनों भी टैली हो गया, बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस हो गया इसका मतलब ये जो 150 है यही इसका आंसर होगा, ठीक है, बाकी कोई भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। मान लीजिए 150 से ये टैली नहीं हुआ रहता, मतलब बैलेंस नहीं हुआ रहता, तो 150 के अलावा नेक्स्ट नंबर जो है उसे हम ट्राई किए रहते हैं, ठीक है। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट ये ऑप्शन वाला मेथड थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब आपको बहुत आसान लगेगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जितने भी सम्स की अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टॉपिक और टाइप के हमने सम्स देखे, हर एक सम्स को अलग अलग अप्रोचेस से, अलग अलग टेक्निक से हमने सीखने और समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।